हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 27 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देती हूँ। 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये 31 मई को मनाया गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या था? इस वर्ष की आधिकारिक थीम जो थी, अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना था। ओके। वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाज को देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये हरविंदर सिंह थे, ऑप्शन बी, तीरंदाज से। अब देखिए कि 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे रविचंद्र अश्विन जो थे वो क्रिकेटर थे, पद्मश्री मिला। PR श्रीजेश ये हॉकी खिलाड़ी थे, पद्मश्री इनको मिला। हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक पे तीरंदाज, पद्मश्री मिला इनको भी। सत्यपाल एथलेटिक्स कोच थे, पद्मश्री इनको भी मिला। IM विजयन फुटबॉलर थे, ये पद्मश्री इनको भी मिला। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों को विलय को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ऑप्शन ए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के 4 सहकारी बैंकों के विलय को अंतिम मंजूरी दी जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया। कानूनी अधिकार क्या था? यह विलय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A के साथ पठित धारा 56 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है। अन्य विलय क्या था? इससे पहले अगस्त 2025 में RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को शाश्वत को ऑपरेटिव बैंक में विलय को भी मंजूरी दी थी। मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये सुभाषिस बोस हैं और एक मोहन बगान जो है उनको भी दिया गया है। तो मोहन बगान सुपर जॉइंट के कप्तान और डिफेंडर सुभाषिस बोस को मई 2025 में AIFF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा को पार करने वाले और 75.56 मीटर का नया डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो ये हैं माइकोलास और एल्केना। तो लिथुआनिया के माइकोलास एल्केना ने अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्कोहोमा थ्रो सीरीज के दौरान 75.56 मीटर की दूरी तय कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 12 गोल्ड रहे हैं, 12 गोल्ड, 3 सिल्वर, 15 और 1 ब्रॉन्ज। ओके, 1 ब्रॉन्ज रहे। सितंबर 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी? तो ये दिल्ली थी। सितंबर 2025 में दिल्ली की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी। तकनीक भागीदारी क्या थी? यह परियोजना IIT कानपुर के सहयोग से तैयार की गई थी, जिसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने 3.2 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। अगस्त 2025 में राजस्थान के जयपुर के जमवारमगढ़ बांध क्षेत्र में देश का पहला ड्रोन और AI संचालित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय
के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर सुरक्षा के लिए किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है रश्मिका मंदाना, ऑप्शन बी। तो गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना है? ये E0 है, E0 FIR। भारत में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह प्लेटफॉर्म पुलिस के पास शारीरिक रूप से पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। फिर इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया? तो ये गृह मंत्रालय होगा। फिर दिसंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व को NIIT फाउंडेशन के देशव्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को दिसंबर 2025 में NIIT फाउंडेशन के साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1000 नए केंद्र स्थापित करना? तो ये महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन सी। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने 30 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025-30 को मंजूरी दी, जो राज्य को वैश्विक नवाचार हब बनाने का लक्ष्य रखती है। इस नीति को 50,600 करोड़ रुपए का निवेश और 5 लाख रोजगार सृजन का अनुमान है, जिसमें टियर 2/3 शहर जैसे नागपुर, नासिक में 400 नए GCC स्थापित होंगे। यह भारत में GCC के विस्तार को बढ़ावा देगी, जहां वर्तमान में 1900 से अधिक केंद्र हैं। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राज्य देश में समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति लाने वाला पहला राज्य बना? तो ये MP है। ओके, MP। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वीप से किया गया? तो ये अबुल कलाम द्वीप से। ओके, ओडिशा के तट पर है। मांझली द्वीप असम में है, ओके। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समुदाय आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा की? तो ये संघाई सहयोग संगठन SCO सुरक्षा परिषद बैठक थी। ओके, ऑप्शन ए। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में बैठक में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया। यह बैठक 24 जून 2025 में बीजिंग, चीन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था। नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित होने वाला COP30 मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या उद्देश्य पर आधारित है? तो ये जो इसका आंसर है UNFCCC। तो U से मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ऑप्शन बी। COP का अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। COP13 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों का
30वां वार्षिक सम्मेलन है। आयोजन कहाँ हुआ था? यह आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील के बेलम शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन वर्षा वन के प्रवेश द्वार पर होने वाला कॉप है। 29 से 30 मार्च 2025 में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता किसने की? ये द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन सी। प्रतिस्थापन अपक्रिया के दौरान जब एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? तो मैंने जैसे रख लिया CH4। ओके, यहाँ से मैंने क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ही लेते हैं इसमें। तो इसमें CH3, एक हाइड्रोजन परमाणु हटाना है ना, Cl हो जाएगा और प्लस HCl बन जाता है। तो यहाँ पे धातु परमाणु नहीं, अतिरिक्त हाइड्रोजन नहीं, अक्रिय गैस नहीं, तो हैलोजन या अन्य प्रक्रियात्मक समूह होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, वही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मनुष्य में बच्चों का लिंग नर या मादा मुख्य रूप से किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। मैंने इसकी पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था उसमें, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन बी होगा, पिता के गुणसूत्र से। वर्ष 2025 में ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बने हुए हैं। ऑप्शन बी। तो वर्ष 2025 में रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं जब उन्होंने अप्रैल 2025 में 45 साल की उम्र में मोंटे कार्लो मास्टर्स में बेन शेल्टन के साथ मिलकर यह रिकॉर्ड बनाया जो पहले डैनियल नस्टर के नाम था। एक उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी -40 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो दर्पण के आवर्धन क्या होगा? ओके, देखते हैं। अब यहाँ पे U माइनस का 40, V 30, M इक्वल टू -V/U, तो -V/U। अब यहाँ पे देखिए -V/U है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, M इक्वल टू -V/U। तो तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था, प्लस हो जाएगा, +340, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 0.75। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ओके, ऑप्शन सी। 1000 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले एक उपकरण द्वारा 1 घंटे तक उपयोग किए जाने पर कितने ऊर्जा की खपत होगी? तो 1000 किलोवाट। अब ऊर्जा जो होती है उसको निकालने के लिए P × T, P है 1000 किलोवाट, ये है 1, तो ये हो जाएगा 1000 किलोवाट आवर। ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। निषेचन के दौरान दोनों जनकों से आए अगुणित गुणसूत्र के सेट मिलकर एक पूर्ण द्विगुणित सेट बनाते हैं। इस नवनिर्मित कोशिका को क्या कहा जाता है जो एक नए जीव की कोशिका की नींव रखती है? तो इसको ब्रूड कहते हैं, एम्ब्रायो। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, यानी उनमें गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है। युग्मनज का निर्माण निषेचन के परिणामस्वरूप एकल कोशिका बनती है जिसमें युग्मनज कहा जाता है। यह कोशिका द्विगुणित होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट मतलब युग्मनज, ऑप्शन बी। ओके, द्विगुणित होती है क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों के गुणसूत्र के सेट 23 + 23 46 गुणसूत्र शामिल होते हैं। विकास की नींव क्या है? यह युग्मनज ही पहली कोशिका है जो बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनती है और अंततः एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होती है। निषेचन के दौरान दोनों जनक से आए अगुणित गुणसूत्र के सेट के मिलकर एक
स्पोर द्विगुणित सेट बनाने से जिससे नवीनतम कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे युग्मनज जाइगोट कहा जाता है। यह कोशिका एक नया जीव के विकास की नींव रखती है। फिर क्या है, उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? तो वो जो किरण है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऑप्शन बी। अब देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती हैं। यदि इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो दर्पण के पीछे स्थित मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चूँकि किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती, इसलिए फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। फिर क्या होता है, समांतर किरणों के लिए प्रतिबिंब फोकस पर एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के रूप में बनता है। अवतल दर्पण में किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में फोकस से गुजरती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में वे फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ओके, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि पादप में नहीं होती। गलत, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो पादप में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं? नहीं, केवल पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जंतुओं में नहीं होती। जंतु कोशिका में बड़ी रसधानी होती है, पादप में छोटी रसधानी नहीं। जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होगी और पादप में बड़ी रसधानी होगी। तो ये है ऑप्शन डी। ओके, पादप की रिक्तिका या रसधानी बड़ी होती है और जंतुओं की छोटी होती है। ओके, नेक्स्ट। तो रिक्तिका का आकार क्या होता है? यह पादप और जंतुओं के बीच का प्रमुख अंतर है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका के आयतन का 90% तक घेर सकती है। इसका मुख्य कार्य पानी और पोषक तत्वों का भंडारण करना और कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करना है। जंतुओं में रिक्तिका क्या होती है कि रिक्तिकाएं आमतौर पर या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी, अस्थायी होती है या संख्या में अधिक होती है। तो ऑप्शन डी उसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया? 130वां। ओके, एसटीआई मूल्य जो था वो 0.685 2023 के लिए था। फिर 2022 में भारत 133 स्थान पर था और 2023 में बढ़कर 130 हो गया। पहला स्थान आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड तीसरे पर रहा है। पड़ोसी देश चीन की 75वीं रैंक रही है, श्रीलंका की 78वीं और भूटान की 127 रैंक रही है। ओके, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। ओके, अगर हम इसका दोगुना कर दें तो ये कितना आएगा? F=1/4 r²। तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी 1/4 हो जाएगा। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करती है? तो ये बाहरी सुरक्षा और आवरण प्रदान करती है। अब देखते हैं क्या है कि पेशी ऊतक ये गति में सहायता करता है। पेशी ऊतक जो होता है वो गति में सहायता करता है। तंत्रिका ऊतक ये संदेश भेजने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक ये अंग को सहारा और जोड़ प्रदान करता है। ओके, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, याददाश्त और तर्क और जैसी उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये प्रमस्तिष्क होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है ये उल्टी या अनैच्छिक क्रियाएं वगैरह होती हैं, लार आना, उल्टी, इन सबको नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। ओके, भूख और प्यास को। और अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। सेरिबेलम जो होता है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर किस राज्य में नई सरकार का गठन किया? तो ये बिहार है, ऑप्शन बी। परिणाम क्या था? एनडीए जो था वो 202 सीट मिली। शपथ 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा रहे?
निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? देखो कोलाइड जो होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, ओके, और वायु जो है वो एक समांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित कर सके, लेकिन इतने बड़े नहीं कि स्थिर रखने पर नीचे बैठ जाएं, जैसे कोहरा या बादल। ये एरोसोल प्रकार के कोलाइड हैं जहां पानी की सूक्ष्म बूंदें गैस वायु में फैल जाती हैं। दूध या एक इमल्शन है जहां वसा के कण पानी में निलंबित रहते हैं। वायु जो है गैस का एक समांगी मिश्रण है या विलयन है, समांगी मिश्रण या विलयन है, ना कि कोलाइड। इसके घटक कण जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश को उस तरह से प्रकीर्णित नहीं करते हैं जैसे कोलाइड करते हैं, और वे पूरी तरह से मिश्रित होते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो कार्य की प्रकृति और या स्थिति क्या होगी? तो देखो W=F cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा। अगर बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा हम 0 रखेंगे, और थीटा 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है, तो W=Fs हो जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगी ऑप्शन बी। एक मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम विपरीत, अगर बल इस साइड लग रहा है, बस इस साइड विस्थापित हो रही है, तो विपरीत, या फिर एक मिनट, जैसे बल हम इस साइड लगा रहे हैं, वस्तु वो इस साइड विस्थापित हो रही, तो यहाँ पे हम थीटा 180 रखेंगे, तो वहाँ पे cos 180 की वैल्यू जो होगी वो -1 हो जाएगी, ठीक है, -1, तो वहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। अगर बल और विस्थापन लंबवत लग रहा है, मतलब अगर हम बल नीचे को लगा रहे हैं और वस्तु इस तरीके से जा रही है, मतलब लंबवत हो बन रहा है, तो वहाँ पे हम थीटा 90 रखेंगे, और थीटा 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, समझ गए होंगे आई होप। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।